बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और वही शॉर्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट होंगे। और आप उनकी जो स्मार्ट सिलेबस जो हमारे पास मौजूद है उसमें से देख सकते हैं कि सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें 9 न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सरसाइज में से हमने अटैम्प्ट करने हैं। तो उसमें मैं बोल देता हूँ कौन कौन से नंबर वाले शामिल हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं 3.9 है, 3.10 है, 3.11 है, 3.12 है और 3.13 है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो प्रॉब्लम्स हम बाद में दूसरी वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जस्ट 3.9, 10, 11, 12 और 13। ये कंसेक्टिव हैं 9 से लेकर 13 तक। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट से मुराद है 3.9 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन के हम दो पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर उसने हमसे डेफिनेशन पूछी है कि इम्पल्स को डिफ़ाइन करें और फिर पूछा है कि इसका रिलेशन बताएं लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसका रिलेशन देखते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ। तो आइए हम देखते हैं इसका सलूशन। तो स्टूडेंट, इसके डिटेल आंसर से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आए उसका आंसर आपने जब याद करना है तो सिर्फ उतना ही करना है। समझाने की तरह से मैं बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस कर देता हूँ लेक्चर के दौरान, लेकिन आपने सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो टेक्स्ट मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिखूँगा। तो डेफिनेशन मैंने इसकी लिख दी है, दी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट। हम इम्पल्स को पहले भी लेक्चर्स के अंदर भी सीख चुके हैं, दोबारा से हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किसी भी इम्पैक्ट के दौरान कोलिजन, इम्पैक्ट से मुराद होती है कोलिजन, दो चीज़ें आपस में कोई भी टकराती हैं तो उनके कोलिजन के दौरान आप देखते हैं कि हमेशा फोर्स इन्वॉल्व होती है और टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व होता है कि कितनी देर तक वो जो दोनों बॉडीज़ हैं आपस में अटैच्ड रही हैं। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है फोर्स का और उन दोनों के कोलिजनल टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं जी इम्पल्स। अब देखें, इम्पल्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम उसको जो इम्पल्स है उसको दो मकसद हैं हमारे, टू पर्पस हैं उसको यूज़ करने के। पहला पर्पस है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना। तो जब चीज़ों की डिस्ट्रक्शन की बात आती है, जब आप उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि जो इम्पल्स है उसका फैक्टर बढ़ जाए। इम्पल्स का फैक्टर कैसे बढ़ेगा? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स को एक ही टास्क दिया जाता है कि आपके पास ये एक हैमर है, ये लेट्स से कि एक हैमर हम बोलते हैं कि मेटल का बना हुआ है। ये लेट्स से कि एक हैमर है जो कि मेटल का है। ये मेटल से मुराद है उसका ये जो पीस है जिसके साथ हम हिट करते हैं चीज़ों को, वो मेटल का हैंडल जो है वो किसी की चीज़ का हो सकता है। तो लेट्स से कि इसका 1 kg मैस है और दूसरा जो स्टूडेंट है, एक को हमने ये हैमर दिया है मेटल का और जो दूसरा है उसको हम सेम हैमर दिया है लेकिन रबर का। ये देखें, मैस जो था इस पीस का वो 1 kg है, हैमर का जो मैस है वो 1 kg है, दोनों का, मेटल का भी 1 kg है और रबर का भी 1 kg है। अच्छा, अब देखें ज़रा, दोनों स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है कि आपको ये दीवार है तो ये दीवार आपने हैमर के साथ जो है वो डिस्ट्रॉय करनी है, उसको तोड़ना है। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है लेट्स से उसको, जिसको आपने मेटल का हैमर दिया था, जो सेकंड स्टूडेंट है उसको आपने रबर का हैमर दिया हुआ है। तो दोनों स्टूडेंट्स अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है, पहले ही पता है कि मेटल वाला जो है वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने रबर का हैमर दिया था वो कैसे सक्सेसफुल होगा? हालांकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब खाली फोर्स मैटर नहीं करती, फोर्स के साथ साथ उसका इम्पैक्ट ड्यूरेशन भी मैटर करता है कि वो फोर्स कितनी देर के लिए ट्रांसफ़र हुई है। अब दोनों में जो डिफरेंस है, साइंटिफिक डिफरेंस या फिज़िक्स का जो डिफरेंस है, जो इम्पल्स की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, वो ज़रा देखिएगा कि जो मेटल का हैमर है वो अपनी सारी की सारी फोर्स 0.01 सेकंड में दीवार को ट्रांसफ़र कर देता है, जबकि रबर का जो हैमर है वो अपनी सारी फोर्स
0.1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर रहा है, या जस्ट 1 सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि जो ड्यूरेशन है फोर्स को डिलीवर करने का वो मेटल के अंदर बहुत कम है, वो बहुत कम ड्यूरेशन में सारी फोर्स डिलीवर कर देती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है। जबकि जो रबर का हैमर है वो ज़्यादा देर ले रहा है, रबर का हैमर ज़्यादा देर लेता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये रीज़न है कि जो इम्पल्स है हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है। जब हमें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक हार्ड सरफेस लेते हैं और एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम रखा जाता है। और जो दूसरा जहाँ पे हमें चीज़ों को सेफ बनाना है, मिसाल के तौर पे हम पैडेड हेलमेट यूज़ करते हैं प्लास्टिक बॉडी का, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, आप मेटल का हेलमेट कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। वजह क्या है कि उससे इम्पैक्ट टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी जो फोर्स ट्रांसफ़र होगी, खुदा न खास्ता चोट लगती है, गिरते हैं, तो जो दिमाग को, जो हड्डी को जो चोट लगेगी वो जो है उसको फोर्स को ट्रांसफ़र होने का जो टाइम होगा, इम्पैक्ट टाइम, वो बहुत ज़्यादा कम होगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगी। हम उसको प्लास्टिक बॉडी का बनाते हैं, प्लास्टिक जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपके इम्पैक्ट ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है। फिर उसके अंदर हमने पैड लगाए होते हैं, हमने डिफरेंट फॉर्म मटेरियल यूज़ किए होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो ये बहरहाल दो फोर्सेस के अपना इम्पल्स के दोनों तरह के यूजेस हमें डेली लाइफ के अंदर मिलते हैं। जब चीज़ों को सेफ बनाना हो तो हम जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और जब हमें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना हो तो हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है उसको डिक्रीज़ करते हैं। तो ये इम्पल्स था और इसका डेली लाइफ के अंदर यूज़ था। अभी हमने बोला था कि क्वेश्चन के हमने दो पार्ट किए हैं कि किस तरह से जो अपना क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। तो अब हम उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हाँ जी, तो सेकेंडली मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया है कि इफ़ एफ इज़ द फोर्स एंड टी इज़ द इम्पैक्ट ड्यूरेशन देन इम्पल्स विल बी इक्विवेलेंट टू एफ इनटू टी। यही हमने इसको डिफ़ाइन भी ऐसे किया है और उसका फार्मूला भी उसी तरह से लिख दिया है जिस तरह से हमने उसको डिफ़ाइन किया था। तो इसको हम आई से डिनोट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका रिलेशन जो है लीनियर मोमेंटम के साथ कैसा है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देखें, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मदद से अगर आप फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की खाली यही फार्मूला नहीं है। अगर आप उसको उस फार्मूले को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर उसका ये फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। दोनों फार्मूले अपनी अपनी नोयत में अपनी अपनी जगह पे वैलिड हैं और इनके अपने अपने यूजेज हैं। जिस तरह से हमें आसानी होती है हम उस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला ये नहीं यूज़ कर रहे, हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, उसके बाद सेकेंडली ये फार्मूला है, तो दोनों फार्मूले लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम। उसके बाद अगला स्टेप कर लें आप, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ से देखें हम इम्पल्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो देखें ये एफ इंटू डेल्टा टी विल बिकम इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये देखें ये चीज़ इम्पल्स थी, क्योंकि फोर्स और टाइम का जो ड्यूरेशन है उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम आई बोल रहे हैं और ये इम्पल्स के बराबर है, इसको हमने आई लिख दिया। और आई जो है वो किसके बराबर आया है, लीनियर मोमेंटम के साथ उसका क्या रिलेशन आया है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो ये इसका रिलेशन उसने पूछा था सेकंड पार्ट में, तो हम लिख देते हैं इसको। तो हमने लिख दिया इसको, हैंस इम्पल्स इज़ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स क्या होती है, उसका वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर आती है। यहाँ पे हमने इसके यूनिट का भी जिक्र कर दिया है कि इम्पल्स का यूनिट जो है वो देखें, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं। तो लिहाजा इम्पल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन और सेकंड मल्टीप्लाई होकर न्यूटन सेकंड के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें मोमेंटम के भी यूनिट मिल जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज़ इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स का यूनिट अगर न्यूटन सेकंड है तो मोमेंटम के यूनिट भी न्यूटन सेकंड होते हैं। हम एक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी यूज़ करते हैं मोमेंटम के, लेकिन अक्सर जगहों पे आप देखते हैं कि मोमेंटम के यूनिट न्यूटन सेकंड भी यूज़ होते हैं। तो ये फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन था। हम 3.10 की तरफ जाते हैं अब। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3.10 देख रहे हैं, उसका सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ 3.10। तो 3.10 या 3.10 में देखें क्वेश्चन था कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सप्लेन वाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज़ यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। तो असल में उसने पहले पार्ट के अंदर इसमें तो पूछा है
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप उसकी स्टेटमेंट दें, और फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट जो है वो आप जहन में रखें कि आइसोलेटेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस को जहन में रखते हुए आपको इसकी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करें। और फिर वो कह रहा है कि बाज़ दफ़ा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, तो फिर भी ये लॉ जो है हमारे लिए यूज़फुल ज़रूर है। तो ऐसी इसकी क्या रीज़न है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखिए जी, मैंने इसका पूरा आंसर बोर्ड पे लिख दिया है, आपने बस इसी को एक्सप्लेन करना है और इसी को याद करना है और इसी को लिखना है। कि पहले पार्ट के अंदर तो हमने इसकी स्टेटमेंट दी है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लीनियर का लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, मैं चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि लीनियर से मीन होता है, लीनियर का मतलब है ट्रांसलेशनल मोशन, यानी बॉडी जो है वो सीधा सीधा मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इधर सीधा जा रही है या इस तरफ सीधा जा रही है या इस तरफ सीधा जा रही है। तो इसके अंदर कोई इस तरह का जो रोटेशनल पार्ट है या फिर जो कर्व मोशन है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसी मोशन लीनियर मोशन कहलाती है। लिहाजा मोमेंटम जो है हम इसकी दो टाइप्स बनाते हैं, एक रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आएगा, हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए लीनियर मोमेंटम का जिक्र कर रहे हैं बार बार। सो इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम से मुराद है ऐसा मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पैदा हो। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, हम इसको पहले वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसको बाहर की कोई भी फोर्स जो है वो इंटरप्ट नहीं करती, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हमारे पास वैसे ऐसी परफेक्ट एग्जांपल तो कोई नहीं, लेकिन आप कोई देखें, मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, हमने उनको इनक्लोज़ किया हुआ है कैबिन के अंदर, तो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट है फोर्सेस का वो ना होने के बराबर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, लेकिन चलिए वो कांस्टेंट मान के हम अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी हमारे पास सिस्टम होंगे वो किसी न किसी हद तक जो है वो इंटरप्ट होंगे। मिसाल के तौर पे बॉल को हम दीवार की तरफ मारते हैं, तो दीवार से लग के बॉल जब वापस आती है, तो जब कोलिजन हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी अदर फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ख़ास तौर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब बॉल मूव कर रही है एयर के अंदर और जब इम्पैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शामिल थी दोनों सर्फेसिस की वजह से। लिहाजा हमारे पास बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम की, लेकिन कहता है कि लॉ फिर भी जो है ये हमारी रेगुलर लाइफ में यूज़फुल है। तो उसकी क्या रीज़न है, तो उसके सेकंड पार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। द लॉ इज़ वैलिड इज़ ओनली आइसोलेटेड सिस्टम। पहली तो बात यह है कि लॉ जो है सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में वैलिड है, बट इन सम ऑफ द कंडीशंस द लॉ इज़ स्टिल यूज़फुल, यानी हम इस लॉ से फिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। वजह क्या है कि एज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है या दूसरी सरफेस फ्रिक्शन है, तो वो हमारे वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत कम है। यानी हम जो मेजर फोर्सेस हैं जो हमारे काम कर रही हैं, ठीक है, जो वर्क कर रही हैं, एक्शन और रिएक्शन कर रही हैं, उनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जो उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं फोर्सेस उनकी मैग्नीट्यूड कम है। इसलिए ये लॉ जो है हम रेगुलर लाइफ के अंदर भी इसको यूज़ कर लें, दस वी कैन गेट अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट रिज़ल्ट। तो यही वजह है कि हम अप्रॉक्सीमेटली गुड रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही इसको याद रखना है और यही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3.11 की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स, एक्सप्लेन हाउ वुड ए बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, गिव प्लॉजिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये 3.11 क्वेश्चन था, 3.11 कह सकते हैं आप इसको। तो ये क्वेश्चन मैं वैसे जब आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या बोला था लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे, मैंने हाईलाइट भी किया था इसको।
तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से देखें तो आपको वो वीडियो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वो पार्ट देखना है, और मैंने उस पे बड़ा क्लियरली उसका निशान लगाया था कि ये क्वेश्चन इधर से लेकर इधर तक आपने ये 3.11 क्वेश्चन का आंसर है। तो उस क्वेश्चन को ज़रा देखें, तो उस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्प्ले दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो ये मैंने वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट जो है आपके लिए शेयर कर दिया है 3.11 क्वेश्चन का। तो अगर आप उसको देख लें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है वहाँ पे इस क्वेश्चन को 3.11 को। नहीं तो ये उसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, तो यहीं से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो मेरी वीडियो है उस पर जाएँ, और उस पर मैंने ये 3.11 भी ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आपको नज़र आ रही है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसको हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 3.12 की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रिपीट हुआ। तो फिर अलग से इसका रिप्लाई करना भी मुनासिब नहीं समझ लगता कि, क्योंकि बच्चे को फिर दो डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं। तो आसानी यही है कि मैंने वहीं पे ही उसको क्लियर कर दिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 3.12। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ लाइट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की टाइप है। तो हम तो इसको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही शामिल करते हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आप इसका एक एक स्टेप भी लिखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बहरहाल अगर आप इसको, ये क्वेश्चन चूँकि रिपीट हो गया सारा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको एक्सप्लेन की जाए। तो फिर से हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन का आर्टिकल पढ़ा था पीछे, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने डिटेल से इसके ऊपर बात की है। अगर आपको ये क्वेश्चन खुदा न खास्ता शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपने जस्ट उस क्वेश्चन में जो डेरिवेशंस लिखी थी, टाइम ऑफ लाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सॉरी टाइम ऑफ लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उसका फिर मैंने आखिर पे मैक्सिमम रेंज भी निकाली थी, ये 3 कैलकुलेशन लिख दें तो इसका आंसर सफिशेंट है, काफ़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इससे पिछला जो हमारी वीडियो थी प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, तो उसके अंदर जस्ट जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखी हैं आप सिर्फ वही कैलकुलेशंस लिख दें। उसके अलावा कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का, तो हम उतना ही रिप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल में आप मुतमिन हो जाएंगे इस रिप्लाई से। अगर नहीं होते तो डेफिनेटली आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.13, उसको देखते हैं। जी बेटा, तो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 3.13 कि एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। प्रोजेक्टाइल, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया बोर्ड के अंदर। तो इसमें यह था कि हमें क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल के किस किस पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं। एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स, एक पॉइंट पे या किन पॉइंट्स पे इन इट्स पाथ डज ए प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो ज़रा देखें, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ इसको। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो थी। लेट्स से कि ये अर्थ है और यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और ये यहाँ पे आके गिर रहा है। तो ये उसका प्रोजेक्टाइल पाथ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जहाँ से इसको थ्रो किया गया था, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब ज़रा देखें, हमसे उसने क्वेश्चन किया है उसकी स्पीड का, कि किन पॉइंट्स के ऊपर उसकी स्पीड ज़्यादा है और किन पॉइंट पे स्पीड उसकी कम है। तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे लेट्स से कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बराबर है vx² प्लस vy² के, क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट उसके मौजूद हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और यहाँ पे भी इसके पास जब फाइनल वेलोसिटी आएगी तो इस पोजीशन पे भी उस फाइनल वेलोसिटी के अंदर उसके दोनों कंपोनेंट मौजूद होंगे,
और वो इस फार्मूले से निकलेंगे VF(f(x)² प्लस VF(f(y)²। यानी यहाँ पे भी उसके पास दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। और लेकिन अगर आप देखते हैं जब वो अपनी पीक पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। पीक पोजीशन पे हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो हो जाता है। तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी, लेट्स से कि ये फाइनल वेलोसिटी उसको हम कहते हैं, तो VF(x)² प्लस ज़ीरो। तो वो किसके बराबर आएगी? वो खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर आ रही है। VF(x) के अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो VF विल बिकम इक्वल टू VF(x). तो ज़रा नोट करें, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VF(x) के बराबर है, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है उसमें दोनों कंपोनेंट शामिल हैं, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है उसमें भी दोनों कंपोनेंट शामिल हैं। यानी दोनों को ऐड करके और उसका स्क्वायर लेके, अंडर रूट लेके हम उसको उसकी फाइंडिंग कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली ये आंसर बड़े हैं, ये आंसर ज़्यादा हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जबकि वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, या यूँ समझ लें कि जहाँ पे हाइट मिनिमम है प्रोजेक्टाइल की, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है वहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है। तो इसको लिख लेते हैं। हाँ जी, तो बेटे हमने इसका आंसर जो है वो पुटअप कर दिया है बोर्ड पे, आप इसको देख सकते हैं। द प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसका, एंड एट लैंडिंग पॉइंट, ये इसका लैंडिंग पॉइंट है जहाँ पे वो गिर रहा है। एट दीज पॉइंट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, इन पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मैक्सिमम है, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब जो वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी में वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आ रही है। तो जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा टोटल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मिनिमम होगा वहाँ पे टोटल वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो यही हमने आंसर में भी एक्सप्लेन किया है। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट एंड it has minimum speed at maximum height as the vertical component of velocity becomes zero at maximum height। तो ये रीज़न है। तो आई होप कि हमने इन क्वेश्चंस को देख लिया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।